हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। और बताइए कैसे हैं आप लोग? सभी लोग बढ़िया। चलिए आज हम लोग फिर से आ गए हैं अपने रैपिड फायर टेस्ट 3 की तरफ। ठीक है, आज हम लोग रैपिड फायर टेस्ट 3 में देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन था और उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, और मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं बोल रहे कि यही आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग बच्चों। पहला सवाल है कि यूनिट ऑफ टॉर्क इज, टॉर्क का यूनिट क्या होता है? तो हमने पढ़ा है कि टॉर्क जो है ये आर इंटू एफ के बराबर होता है। ठीक है, आर इंटू एफ के बराबर। आर बोले तो मीटर और एफ बोले तो न्यूटन, मतलब टॉर्क का यूनिट क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर आ जाएगा। देखिए तो कोई ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन ए में है न्यूटन मीटर। क्या है? न्यूटन मीटर। ठीक है, अगर आप इसको केजी में देखना चाहेंगे तो न्यूटन को लिखते हैं हम लोग केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर, तो ये आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और आप देखेंगे तो इसमें से कोई भी ऑप्शन केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर वाला नहीं है, है ना। तो आपका सही आंसर कौन है? पहला वाला है, जिसका है न्यूटन मीटर। दूसरे सवाल पे आते हैं, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप लोगों को पिछले क्लास में मैंने बताया था कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया है ये हमको क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। और एक और चीज याद रखेंगे बच्चों, है ना, ये भी चीज याद रखेंगे कि अगर आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है, ये मान लीजिए, और आप इसका स्लोप निकाल रहे हैं, अगर आपको स्लोप निकालने पूछता है, ठीक है, स्लोप का मतलब है टैन थीटा। ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, तो टैन थीटा का मतलब क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बोले तो वेलोसिटी बाई टाइम, और वेलोसिटी बाई टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो याद रखेंगे अगर आपसे स्लोप पूछता है ना, तो स्लोप में आप क्या बोलेंगे? कि एक्सेलरेशन मिलेगा। और अगर आपसे एरिया पूछता है तो एरिया में क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर एरिया जो है ये आपको क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ आते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? ये होगा मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वी स्क्वायर बाई आर, हाँ या ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? एम वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। इसके पहले वाले में हमने ऑप्शन टिक किया क्या? हाँ, कर लिए थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय। देखिए बच्चों, सबसे पहले वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और अगर आप देखेंगे तो ये दोनों केस में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर दिखाया है। और याद रखना है, कभी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वो स्केलर नहीं होगा, वो वेक्टर ही होगा, है ना। तो ये पहला दोनों ऑप्शन तो मेरा कैंसिल हो गया ऐसे ही। ठीक है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट ये स्केलर क्वांटिटी होता है, और ये हमको वर्क देगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट हमको क्या देगा? वर्क। यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी स्केलर नहीं होता है, याद रखना है। कभी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपको वेक्टर मिलेगा, और वर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले से ही क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं। A box is pushed through a distance of 4 meter on a floor offering resistance of 100 न्यूटन। एक फ्लोर है ये, है ना, ठीक है, इसके ऊपर एक बॉक्स मूव कर रहा है। इधर फोर्स लगाए होंगे तो इधर से इधर ये मूव किया। कितना मूव किया? तो इसका डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर। ठीक है, इसके बाद क्या बोलता है? फ्लोर ऑफरिंग रेजिस्टेंस ऑफ 100 न्यूटन। फ्लोर जो है ना, रेजिस्टेंस दिखा रहा, मतलब फ्रिक्शन फोर्स दिखा रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स आपको कितना है? यहाँ पे 400 न्यूटन है कि नहीं? 400 न्यूटन। आपको बोला गया है कि बताइए वर्क डन बाय रेजिस्टिंग फोर्स। अब देखिए, आपने पढ़ा है वर्क डन जो होता है ये तो एफ डॉट एस होता है बच्चों, और एफ डॉट एस को क्या लिख सकते हैं? एफ एस कॉस थीटा लिख सकते हैं, हाँ या ना। अब ये F का वैल्यू 400, S का वैल्यू, सॉरी, F का वैल्यू 100, नॉट 400, F का वैल्यू 100, S का वैल्यू 4, और cos, और अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो यहां पे ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो cos 180 लिखेंगे, ये आ जाएगा 400 इंटू -1, और 400 इंटू -1 बोले तो -400 जूल हो जाएगा। समझ में आया? देखिए ये जो रेजिस्टेंस फोर्स है ये इधर काम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री का, इसीलिए हमने यहाँ पे 180 डिग्री पुट किया है। cos 180 का वैल्यू -1 होता है, तो 400 इंटू -1 कितना आ जाएगा, -400 जूल। ठीक है, ऑप्शन बी। इसके बाद अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। केप्लर्स थर्ड लॉ इज ऑल्सो नोन एज, आपको मैंने पढ़ाया है केप्लर्स के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ ऑर्बिट, केप्लर्स के सेकंड लॉ को लॉ ऑफ एरिया, और केप्लर्स के थर्ड लॉ को लॉ ऑफ टाइम पीरियड। कौन सा है, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, इसके बाद ये तो पढ़ाई भी इतना कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, हाँ या ना, यही था केप्लर्स का थर्ड लॉ। तो केप्लर्स का थर्ड लॉ टाइम पीरियड की जानकारी हम लोगों को देता है। नेक्स्ट है द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। सीपी का वैल्यू आपको दिया है 7/5 आर, आर बोले तो गैस कांस्टेंट। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब आपको निकालना है सीपी बाई सीवी। तो आप बोलेंगे सर ये कैसे निकलेगा, तो सिंपल सा चीज है, आपको सीपी दे दिया है 7/5, और आर क्या होता है बच्चों, आर हमने पढ़ा है कि आर जो है ये सीपी माइनस सीवी होता है। इस 5 को इधर ले आइए आप, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 5cp इज इक्वल टू 7cp माइनस 7r। 5 को इधर ले आए और 7v, 7cp माइनस 7v। ठीक है, अब क्या हो गया, 5 इधर आ गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, सीपी को उधर भेज देंगे, सीवी को इधर ले आएंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिलेगा 7cp माइनस 5cp इज इक्वल टू 7cv हो जाएगा, है ना। ये इधर आ जाएगा तो प्लस में, ये इधर जाएगा तो माइनस में। ये कितना आ जा रहा है बच्चों, ये आ जा रहा है 2cp इज इक्वल टू 7cv, और हमको cp बाई cv निकालना है, तो cv को इधर ले आएंगे, 2 को इधर कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा cp बाई cv इज इक्वल टू 7/2। है क्या 7/2 कहीं पे नहीं है, कैलकुलेशन हम लोगों ने ठीक किया है। ओ सॉरी, यहां पे बाबू 7/5 नहीं 7/2 दिया गया है, तो यहां हम लोग 7/2 पुट करेंगे, है ना। ये 7/2 है, 7/5 नहीं है, तो याद रखना है कि यहाँ पे 7/2 है, तो हम लोग यहाँ पे 7/2 ही पुट करेंगे, ठीक है ना। तो आपको मिलेगा 5cp इज इक्वल टू 7v, मतलब ये आ जाएगा आपका 7/5। cp बाई cv का रेशियो कितना आ जाएगा, 7/5। 7/5 है, हाँ है। यहाँ पे हम लोगों ने गिवन डाटा में थोड़ा गलत लिख दिया था ना, 7/2 दिया है, हम लोगों ने पहले 7/5 लिख लिया था, ठीक है, तो इसको सुधार लेना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीज फ्रॉम 120 केल्विन टू 480 केल्विन, द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल बिकम्स हाफ, डबल, क्वाड्रपल, कैन नॉट से। देखिए हमने पढ़ा है CRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, ये चीज हम जानते हैं। मान लीजिए पहले जो आरएमएस स्पीड था C1 था, बाद में आरएमएस स्पीड C2 हो गया, दिस इज इक्वल टू टेम्परेचर T1 बाई T2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, है ना। तो ये C1 बाई C2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T1 बोले तो 120, T2 बोले तो 480, ये कट कुट के 4 हो गया, तो C1 बाई C2 का वैल्यू आपको कितना मिल जा रहा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। 1/4 का स्क्वायर रूट मतलब क्या है बच्चों, 1/2 है, 2 इधर चला जाएगा, तो C2 इज इक्वल टू 2 इंटू C1 हो जाएगा, मतलब पहले के कंपैरिजन में कितना हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पे द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल बिकम्स डबल, क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा, याद रहेगा। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड्स पेंडुलम, आप लोग को मैंने बताया है सेकंड्स पेंडुलम ऐसा पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड कितना होता है, 2 सेकंड, है ना। और आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, तो 1/2 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 हर्ट्ज, है क्या, हाँ ए ऑप्शन में ही आ जा रहा है
0.5 हर्ट्ज। ठीक है, सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकंड। ये भी सवाल बहुत आता है एग्जाम में कि सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड बताइए, तो क्या बोलेंगे? 2 सेकंड। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0.5 हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट द डायमीटर। बाबू स्फीयर बोला है ना जो ऐसे करके, अब अबाउट द डायमीटर बोला तो डायमीटर हमेशा सेंटर से ही पास होगा। और आप लोग को मैंने बताया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, ठीक है, ये 2/5 mr² हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले ही। है कोई ऑप्शन? हाँ है, 2/5 mr²। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर क्या मेजर करता है? तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। कोई लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इस चीज को हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर। तो लाइट ईयर क्या मेजर करेगा? डिस्टेंस मेजर करेगा। हाँ या ना? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर, एक साल में कोई लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको 1 लाइट ईयर बोलते हैं। तो लाइट ईयर क्या मेजर करने के काम आता है? डिस्टेंस को मेजर करने के काम में आता है। और आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कि 1 लाइट ईयर जो है ये 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर होता है, या फिर इसको लगभग हम लोग बोलते हैं 9.5 इंटू 10 का पावर 15 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है मोशन ऑफ पार्टिकल इज डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन x इक्वल टू 80 प्लस बीटी स्क्वायर, वेयर a जो है 15 सेंटीमीटर पर सेकंड है और b जो है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बोलता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 3 सेकंड। सबसे पहले आपको x दिया है, x इज इक्वल टू क्या है बच्चों? 80 प्लस बीटी स्क्वायर है। आप पहले वेलोसिटी निकालिए, वेलोसिटी निकालिए मतलब dx बाई dt निकालिए, और dx बाई dt बोले तो d बाई dt ऑफ x के जगह क्या दिया हम लोगों को? 80 प्लस बीटी स्क्वायर। आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगा a प्लस 2bt। अब आपको वेलोसिटी निकालना है कितने टाइम पे? तो 3 सेकंड पे। तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकंड पुट करेंगे। a का वैल्यू कितना है बच्चों? 15, तो 15 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, प्लस 2 इंटू बी का वैल्यू कितना है? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंटू टी का वैल्यू भी कितना है? 3, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 और 15 33 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखिए तो है कहीं? हाँ, 33 सेंटीमीटर पर सेकंड। ऑप्शन ए में ही आ गया 33 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, इसके बाद इसके अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ अ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आर रिलेटेड एज। देखिए आपको पता है कि सर्कुलर मोशन है, मान लीजिए कि एक बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि वेलोसिटी हमेशा निकालने के लिए क्या करते हैं? टैंजेंट ड्रॉ करते हैं। वेलोसिटी ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं? टैंजेंट बनाते हैं, है ना? और एक्सेलरेशन हमको पता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ काम करता है। तो बाबू ये है वेलोसिटी जो टैंजेंट है, ये है जो सेंटर की तरफ काम कर रहा है, मतलब ये क्या हो गया? ये नॉर्मल हो गया। टैंजेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या होगा? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, नेक्स्ट अगले सवाल पे पहुंचते हैं। बोलता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द ट्रेन फ्लोर इज 0.2। मान लेते हैं कि ये एक ट्रेन है और यहां पे रख दिए हैं एक बॉक्स, ठीक है, जहां पे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.2। बोलता है द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन इन विच बॉक्स लाइंग ऑन इट्स फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी। बोलता है इस ट्रेन का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा? ठीक है, इस ट्रेन का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा? ठीक है ना, जिससे कि ये बॉक्स स्टेशनरी रहे, मूव ना करे। देखिए इनर्शिया की वजह से सबसे पहले तो ट्रेन जब आगे बढ़ेगा तो ये बॉडी पीछे आएगा, आएगा ना यार कि नहीं आएगा? आ जाएगा। जब ये बॉडी आएगा तो इनर्शिया की वजह से न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ बोलता है बॉडी क्या करेगा? अपने ओरिजिनल पोजीशन में जो चेंज हो रहा है उसको अपोज करेगा, तो बॉडी पीछे इधर पीछे आना चाहेगा। जब ये बॉडी पीछे आना चाहेगा तो इधर क्या काम करेगा? फ्रिक्शन फोर्स
काम करेगा इधर। तो अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स और मोशन दोनों का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे सेम है। और बच्चों यहाँ पे जो फ्रिक्शन है यही यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेगा, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, ताकि हम उसको मूव नहीं करा सके। मतलब फ्रिक्शन फोर्स ही यहाँ पे किसके बराबर होगा, m इंटू ए के बराबर होगा। फ्रिक्शन फोर्स को क्या लिखते हैं, म्यू एम जी लिखते हैं। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू ए, m और m कैंसिल हो जाएगा, म्यू का वैल्यू 2 दिया गया है, g को 10 दिया गया है, इक्वल टू ए इक्वल टू कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। है क्या कोई ऑप्शन, हाँ है। देखिए इसमें मास नहीं दिया था, बहुत बार लोग फंस जाते हैं, क्या करें, लेकिन यही से ये क्वेश्चन बन जाएगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल, अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर कंप्लीट्स हाफ अ रिवॉल्यूशन इन 40 सेकंड। इसका एवरेज वेलोसिटी बताना है। बोलता है एक साइक्लिस्ट है जो एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, जिसका रेडियस कितना है सर्कुलर पाथ का, 40 मीटर है, ठीक है। बोलता इस साइक्लिस्ट को यहां से यहां पहुंचने में कितना, यहां पे टाइम 0 था, यहां पे टाइम कितना हो गया, 40 सेकेंड हो गया। कितना हो गया, 40 सेकेंड। तो बोलता है बताइए वेलोसिटी कितनी होगी। तो बाबू वेलोसिटी बोले तो डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट बोले तो दो पॉइंट के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट दूरी। तो ये भी 40, ये भी 40, तो शॉर्टेस्ट दूरी कितना हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट हो गया 80 मीटर, ठीक है ना। टाइम कितना लगा, टाइम लगा 40 सेकेंड। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, s बाई टी, मतलब 80/40 बोले तो कितना, 2 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द टॉप ऑफ इट्स वेलोसिटी। बाबू इसमें कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी लग रहा है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल होगा, यहाँ पे क्या होगा, एंड एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द टॉप ऑफ इट ट्रैजेक्टरी, ठीक है ना। यहां पे इसको ठीक कर लेना है, एक्सेलरेशन कर लेना है, ठीक है। अब समझिए सवाल क्या है। जब हम एक प्रोजेक्टाइल को फेंके तो जब ये टॉप पे पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल बताना है। देखिए बाबू जब ये टॉप पे पहुंच जाएगा तो ऊपर जाने वाली वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मतलब सिर्फ यहां पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी काम करेगा। तो ये हमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी काम कर रहा है, ठीक है ना। और ये बॉडी जब हम फ्रीली फेंक दिए हैं एयर में तो यहां पे इसके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर काम करेगा, नीचे। तो इधर हॉरिजॉन्टल में काम कर रहा है वेलोसिटी, वर्टिकली डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां पे एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री है क्या, हाँ, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल है, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द ब्रिज रीचेज द वाटर इन 4 सेकेंड, हाइट ऑफ द ब्रिज बताना है। एक स्टोन है, ठीक है, जिसको ड्रॉप किए, जैसे ड्रॉप किए इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, ठीक है। ये 4 सेकेंड में वाटर पे पहुंच गया, ठीक है। तो बताना है कि हाइट कितना होगा ब्रिज का, ठीक है। एक्सेलरेशन तो बाबू ड्रॉप किए हैं तो एक्सेलरेशन तो 10 मीटर, या फिर जी ले लेते हैं हम लोग, जी बोले तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो हमको पता है s इज इक्वल टू क्या होगा, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे तो s इज इक्वल टू u का वैल्यू 0 है, इंटू 4 प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी का स्क्वायर बोले तो 4 का स्क्वायर। ये आ गया हाफ इंटू 9.8 इंटू 16, ये कट गया, 2 1 जार 2 8 जार, 9 8 72, 9 8 8 64, ये आ गया 78.4 मीटर। है कोई ऑप्शन, हाँ 78.4 मीटर ऑप्शन में है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला सवाल, ठीक है। एनालॉगस ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन। बाबू मैंने आपको बार बार बोला है, मास का एनालॉगस कौन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मास का एनालॉगस सर्कुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में कौन होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है। देखिए समझ में आ रहा है बात। इसके बाद इसके आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज एफ एंड अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज ऑल्सो एफ। अच्छा, रिजल्टेंट जो है ना, रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड एफ है, जो फोर्स लगाए हैं दो ठो उसका भी मैग्नीट्यूड एफ ही है। तो हमको बताना है कि F1 और F2 के बीच में कितना एंगल बनेगा। बाबू आपको मैंने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है कि रिजल्टेंट एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा। हाँ या ना? एफ आर F1 F2 दिया है, थीटा निकालना है, आराम से निकल जाएगा। एफ आर का वैल्यू एफ है तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर, F1 का भी एफ है तो एफ स्क्वायर, प्लस F2 का भी एफ है तो एफ स्क्वायर, प्लस 2F1, F1 के जगह हम लोग लिखेंगे एफ, F2 के जगह भी लिखेंगे एफ इंटू कॉस थीटा। ये क्या आ जाएगा? F1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2F स्क्वायर इज इक्वल टू 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ये 2F स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो F स्क्वायर माइनस 2F स्क्वायर, तो ये बच जाएगा मेरे पास माइनस F स्क्वायर इज इक्वल टू 2F स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ F स्क्वायर बाई 2F स्क्वायर। ये F स्क्वायर कट गया, आपको मिला कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। और बच्चों कॉस कितना -1/2? तो कॉस 120 डिग्री इज -1/2, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, थीटा का वैल्यू 120 डिग्री है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट है अगला सवाल, चूज द करेक्ट रिलेशन। देखिए, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में करेक्ट रिलेशन बोला गया है। तो हम लोग पढ़े हैं v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होता है सर। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आ गया ओमेगा इंटू आर। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया था ना 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी है ना? ठीक है, इसके बाद विद फ्रिक्शनल फोर्स इज लोएस्ट। बाबू याद रखना, रोल करेगा तो सरफेस सबसे यहाँ पे देखिए एकदम बिल्कुल ऐसे टच कर रहा है, बस इतना ही। हाँ या ना? तो यहाँ पे क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू सबसे मिनिमम होता है। रोलिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो क्या है? सबसे मिनिमम है ना? इसके बाद वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? ये तो बाबू आइसोबेरिक का है, प्रेशर कांस्टेंट है ना यहाँ पे। ये किसका है? ये आइसोबेरिक का है। ठीक है, वर्क डन जीरो किस में होता है? आइसोकोरिक में होता है। वर्क डन जीरो किस में होता है? आइसोकोरिक में। P1 V1 माइनस P2 V2 बाई गामा -1 किस में होता है? एडियाबेटिक में होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, और आइसोथर्मल में ये है 2.303 nRT इंटू लॉग V2 बाई V1 विद द बेस 10। ये आइसोथर्मल के लिए है। किसके लिए है? आइसोथर्मल के लिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, है ना? नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम dp बाई dt। पढ़े हैं बहुत? हाँ, पहला ही ऑप्शन है, F इज इक्वल टू dp बाई dt। नेक्स्ट अगला सवाल है, इफ अ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड इट मूव्स विद वेलोसिटी v, देन इट्स पावर। पावर क्या पढ़ाए थे? पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, पावर जो है ये फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इंटू v हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। बाबू डिस्क है इस बार, इसको रिंग बोलते हैं और इसको पूरा भर देंगे तो डिस्क हो जाएगा। बोलता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए जिसका मास m है और रेडियस कितना है? r है। ओके, ठीक है। अबाउट इट्स एक्सिस, जो कि कहां से पास कर रहा है? उसके सेंटर से और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो यही एक्सिस हो गया जो कि सेंटर से पास कर रहा है और प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर है। और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बच्चों याद रखना है, ये कितना होता है? ये होता है हाफ mr²। कितना होता है? हाफ mr²। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल, इन मैग्नीट्यूड हाइड्रोलिक स्ट्रेस इज इक्वल टू।
देखिए ये फोर्स है, ये फोर्स है, फोर्स कभी स्ट्रेस नहीं होगा। फोर्स और प्रेशर को मैंने बताया था, ठीक है ना, प्रेशर जो बाहर से लगे, ठीक है, और स्ट्रेस जो अंदर से लगे, बताए थे ना। स्ट्रेस और प्रेशर में क्या है, प्रेशर जो बाहर से लगा रहे, दबा रहे बाहर से, इसको प्रेशर बोल रहे हैं, और स्ट्रेस जो अंदर से डेवलप होता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस किससे मिलता जुलता है, प्रेशर से। तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस को और हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिक प्रेशर भी बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड वाइज। मर्क्यूरी इज वेट, sorry, is not wet glass. Mercury does not wet glass. This property of liquid is known as, मर्क्यूरी जो है ये ग्लास को वेट नहीं करता है बच्चों। क्यों, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। उसका जो कोहेसिव फोर्स है ना, कोहेसिव फोर्स वो बहुत हाई है। समझ में आ रहा है, कोहेसिव फोर्स जो है वो ग्लास से जो सटेगा तो एडहेसिव फोर्स होगा, लेकिन मर्क्यूरी का कोहेसिव फोर्स मतलब उसके दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना वो बहुत हाई है, जिसके वजह से मर्क्यूरी जो है वो ग्लास को वेट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहां पे सरफेस टेंशन या अगर कोहेसिव फोर्स देगा तो लिख दीजिएगा हाई कोहेसिव फोर्स, उसमें टिक मार करके आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लीड्स टू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है कि हम जो भी हीट देंगे वो या तो वर्क करेगा और बचा हुआ में क्या कर लेगा, इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, ठीक है। मतलब एक हीट, एक एनर्जी का फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है, विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन समझते हैं, देखिए गैस के पास या फिर लिक्विड के पास ना मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, और ये मॉलिक्यूल का रैंडम मोशन होता रहता है बाबू। इसी मॉलिक्यूल के रैंडम मोशन को हम लोग ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। अब बताइए तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका मॉलिक्यूल का मोशन और तेज होगा ना, मतलब ब्राउनियन मोशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। समझ में आ रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये और हीट गेन करेगा और तेजी से ना मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, ब्राउनियन मोशन इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ब्राउनियन मोशन इंक्रीज करता है टेम्परेचर के बढ़। ब्राउनियन मोशन क्या है, यहाँ पे गैस का बहुत सारा मॉलिक्यूल है ना प्रेजेंट, अभी हम जहां पे है, अब मॉलिक्यूल जो है वो तो लगातार घूम रहा है, लगातार घूम रहा है, लगातार घूम रहा है। अगर हम यहाँ का टेम्परेचर बढ़ाना चालू कर दें तो ये मॉलिक्यूल और तेजी से घूमना स्टार्ट कर देगा। इसी चीज को हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन, रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। और टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो ब्राउनियन मोशन इंक्रीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल, साउंड वेव इन एयर कैन नॉट बी पोलराइज बिकॉज, बाबू याद रखिए पोलराइजेशन ट्रांसवर्स वेव का ही होता है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव बोले तो वो वाला वेव जिसमें पार्टिकल का वाइब्रेशन और वेव का प्रोपगेशन दोनों एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर। और पोलराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ ट्रांसवर्स वेव शो करता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव कभी भी शो नहीं करता है। हमको बोला गया साउंड वेव इन एयर कैन नॉट बी पोलराइज बिकॉज, साउंड वेव इसलिए नहीं पोलराइज करता, इसलिए पोलराइजेशन शो नहीं करता क्योंकि साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, मतलब यहां पे वेव का प्रोपगेशन और पार्टिकल का वाइब्रेशन दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। समझ में आ रहा है। तो ये यहां पे साउंड वेव का पोलराइज नहीं होने का कारण क्या है, दीज आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है ना। कौन सा वेव शो करता है पोलराइजेशन, तो ट्रांसवर्स वेव करता है। ट्रांसवर्स वेव की ही प्रॉपर्टी है कि वो क्या शो करता है, पोलराइजेशन के प्रोसेस को शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, किलोग्राम, अरे यही तो आंसर आ गया, नहीं यूनिट है। किलोग्राम क्या है, इट इज यूनिट ऑफ मास। क्या है ये, यूनिट ऑफ मास, मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, किलोग्राम। नेक्स्ट अगला सवाल पे आते हैं, ठीक है। Which equation of motion can be used to find final velocity when initial velocity, displacement, acceleration दिया हो, u दे दिया है, ठीक है ना, v displacement दे दिया है, acceleration दे दिया है, निकालने बोला है v। बाबू v, u, a और s को लेके कोई फॉर्मूला पता है, हाँ सर पता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। अगर ये तीनों दिया हुआ है कुछ भी x y z, ठीक है, तो अगर ये तीनों वैल्यू दिया है तो v निकालने के लिए यही फार्मूला यूज कर लेंगे।
कौन वाला आ गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अगला सवाल, एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। बाबू टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब उड़ने का टाइम, कितने देर तक प्रोजेक्टाइल उड़ा, हाँ या ना, यहां से गया यहां आ गया, इस टाइम को हमने बोल दिया टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, इसको हमने u वेलोसिटी से फेंका, थीटा एंगल पे फेंका, तो आप लोगों को मैंने बताया है कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ये होता है 2u साइन थीटा बाई जी के बराबर, हाँ या ना, होगा ना यार, समझ में आ रहा है, क्या होगा, 2u साइन थीटा बाई जी के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल, इंपल्स ऑफ फोर्स एक्टिंग इज इक्वल टू, इंपल्स ऑफ फोर्स देखिए आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, डी टी को इधर ले आएंगे, F इंटू डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीपी, फोर्स इंटू टाइम। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं इंपल्स ऑफ फोर्स, क्या बोलते हैं, इंपल्स ऑफ फोर्स। और ये किसके बराबर, डीपी, डीपी बोले तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इंपल्स ऑफ फोर्स किसके बराबर है बच्चों, चेंज इन लीनियर मोमेंटम के। कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ पहुंचते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आई और एंगुलर मोमेंटम मतलब ओमेगा, इसका प्रोडक्ट हमको क्या देगा, सिंपल सा चीज, यहां से नहीं याद आ रहा है ना, तो याद कीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके जगह पे, मास के जगह पे, एंगुलर वेलोसिटी किसके जगह पे, लीनियर वेलोसिटी के जगह पे, मास इंटू लीनियर वेलोसिटी क्या पढ़े थे, लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी क्या पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह पे मास, एंगुलर वेलोसिटी की जगह पे लीनियर वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे, है हाँ एंगुलर मोमेंटम है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विच लॉ डिस्क्राइब ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, कौन सा लॉ ऑर्बिट के बारे में जानकारी दिया था, केपलर्स का लॉ, हाँ या ना, हमने केपलर्स के फर्स्ट लॉ में या फिर लॉ ऑफ ऑर्बिट में पढ़ा था कि कोई भी प्लैनेट जो है वो सन के चारों तरफ एक इलेप्टिकल पाथ में मूव करता है, और सन किसी भी एक उसके इलेक्ट्रिकल पाथ का जो फोकस होता है उसके किसी भी एक फोकस पे हो सकता है, और ये केपलर्स का लॉ था, किसका लॉ था, केपलर्स का लॉ। ठीक है, नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ आते हैं, हुक्स लॉ स्टेट्स है, हुक्स लॉ क्या बोलता है कि अंडर इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर, किसके अंदर, अंदर इलास्टिक लिमिट के क्या होगा, इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है क्या कोई ऑप्शन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हाँ यही तो आ गया, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसमें से कौन से मटेरियल की हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, बाबू आइस का लगभग 2000 होता है या 2060 होता है जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, जूल पर केजी पर केल्विन। ग्लास का लगभग 840 होता है जूल पर केजी पर केल्विन। आयरन का लगभग 460 होता है जूल पर केजी पर केल्विन। वाटर का लगभग 4186 होता है जूल पर केजी पर केल्विन। किसका सबसे ज्यादा हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वाटर का, जिसको हम लोग बोलते हैं भी 4.2 किलो जूल बोलते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, चूज करेक्ट रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा होगा, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन बीटा होगा, और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा होगा। अल्फा बीटा और गामा के बीच में रिलेशन बताना है, मैंने पढ़ाया था बाबू, याद रख लो, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई 3, बताए थे ना ये चीज, ये वाला रिलेशन आ जाता है एग्जाम में। अगर ये नहीं आएगा तो एक और आ सकता है, 2 इंटू 3 क्या होता है 6, मल्टीप्लाई कीजिए, 6 अल्फा इज इक्वल टू 6 बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 6 गामा बाई 3, काट दिए, 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 2 जा, क्या आ गया 6 अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा इज इक्वल टू 2 गामा। ये भी ऑप्शन में आ सकता है बच्चों, याद रखेंगे है ना, या तो ये देगा या ये देगा। कौन वाला दिया है यहाँ पे दिया है अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई 3। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट सवाल हमारा,
व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्गन पाइप्स। याद रखेंगे ऑर्गन पाइप में लॉन्गिट्यूडनल वेव, कौन सा वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव बनता है। ऑर्गन पाइप में कौन सा वेव बनता है, लॉन्गिट्यूडनल। अगर हमको स्ट्रिंग बोल देता, धागा बोल देता ना, तो ट्रांसवर्स बोलते। धागे में कौन सा बनता है, ट्रांसवर्स वेव। ऑर्गन पाइप में कौन सा बन रहा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव बनता है। ठीक है, ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये सारे क्वेश्चन हम बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप लोग इन क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, इनको बनाइए, ठीक है, इनको सॉल्व कीजिए, याद भी रखिए, है ना, ताकि अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप उसको सॉल्व कर सके। इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोग को एग्जाम में दिए जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, कुछ कमेंट्स भी करेंगे कि सर आप कैसा पढ़ा रहे, कैसा नहीं पढ़ा रहे, ताकि मुझे भी चले पता कि हम कैसा पढ़ाते हैं। ठीक है, ताकि आगे अगर आपके हिसाब से कुछ चेंज की जरूरत हो तो हम उसको चेंज भी कर सके। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।